जय हिंद दोस्तों। स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में आप लोग का। और आज हम लोग देखते हैं कि क्लास 11 कक्षा 11 का जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें हम लोग का दो बुक को पढ़ना होता है। पहला बुक को होता है कि भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, और दूसरा जो बुक है वो है राजनीतिक सिद्धांत। ये दोनों जो बुक है इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये दोनों को बुक को हम लोग पढ़ते क्यों हैं। तो सबसे पहले इसको पहले समझते हैं, उसके बाद ये भी समझ में आ जाएगा। ये जो बुक है ना, जैसे कि ये जो बुक है भारतीय, जैसे कि हम लोग का जो भारतीय संविधान है, हम लोग का भारतीय संविधान में जो कुछ भी बताया गया है, जो भी है, जैसे कि चुनावी प्रणाली हो, चाहे सरकार कैसे बनती है वो सब बतानी हो, कुछ भी अगर बतानी है, कुछ भी यदि लिखा हुआ है तो इसमें कुछ अंश, देखिए इस बुक में देखिए संविधान के सभी चीज़ों के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन संविधान के बारे में ही बताया गया है। इस बुक में लिखा गया है। और ये जो बुक है राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसको पहले समझिए। जैसे कि पहले क्या होता था कि राजा का राज होता था। राजा का राज जब होता था तो उसके बाद लोगों को फिर क्या होगा, तो लोगों के मन में विचार आया कि नहीं, राजा का राज नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए। मतलब लोकतंत्र मतलब क्या है कि लोग ही लोगों का शासन होना चाहिए, लोग ही उनको चुनेंगे, किसी का वसीयत या तो फिर जो वंशानुगत राजा का जो होता था वो नहीं होना चाहिए। तो वो सब के लोगों ने जो विचार चालू किया, तो उन लोगों ने फिर क्या शुरू में तो ही किया होगा कि लोकतंत्र ठीक है, लोकतंत्र शासन तो होगा, ठीक है मानते हैं। उन लोगों के विचार आया होगा कि लोकतांत्रिक सरकार होनी चाहिए, लोकतंत्र शासन व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन उस लोकतंत्र की जो शासन व्यवस्था जो है वो कई न जो लोग विचार दिए होंगे उस विचारों को भी तो पढ़ना होगा ना। जैसे कि मान लेते लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए, तो लोकतंत्र के बारे में जिन जिन लोगों ने अपने अपने विचार दिए हैं कि नहीं ऐसी सरकार होनी चाहिए। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, जैसे कि हम लोग क्या है कि 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। सरकार यदि कोई गलत काम करेगी तो उसको आप निकाल सकते हैं। सरकार का चुनाव इस तरीके से होना चाहिए, लोग किस तरह से चुनाव में भाग लेंगे। ये सब जो बातें जो हैं, ये सब बातें जो किसी न किसी तो व्यक्ति तो बताए होंगे ना। इन्हीं व्यक्ति के विचारों को, इन्हीं बातों को हम लोग इस बुक में पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत में। कि सबसे पहले तो ये आया होगा क्योंकि जो लोगों के मन में विचार आया, जो भी लोगों के मन में विचार आया कि नहीं लोकतांत्रिक शासन होना चाहिए, लोकतांत्रिक शासन होने के लिए तो उन लोगों के मन में विचार आया ठीक है लोकतांत्रिक में तो सरकार जनता सरकार को चुनेगी, 5 साल तक फिर से तो उसका चुनाव होगा, कैसा कार्यकाल रहेगा, किस तरह से सारी की सारी जो बातें होंगी वो इसमें लिखी गई है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें जब पढ़ेंगे तो फिर क्या होता है, इसी से निकल करके इसमें आया है। जैसे कि मान लीजिए, जैसे कि यहाँ पे तो पहले विचार दिए होंगे कि सरकार कैसे बनेगी, कैसे इसको चुनाव में जिताया जाएगा। तो इन्हीं बातों को तो हम लोग संविधान में अपनाए हैं, इन्हीं सब बातों को तो हम लोग संविधान में अपनाए। तो ये सब चीज़ें जो होती है पढ़ना होता है। तो सबसे पहले जो है इसको पढ़ेंगे, फिर एक एक करके दोनों बुक को पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले इसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जय हिंद। देखिए दोस्तों, जो क्लास 11 का जो हम लोग का जो चैप्टर है, पहला बुक का भारत का संविधान सिद्धांत और व्यवहार, उसका जो पहला जो चैप्टर नाम है ये संविधान क्यों और कैसे। देखिए इस चैप्टर में जो हम लोग जो बेसिकली जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि ये संविधान क्या है और हमें इसकी क्या ज़रूरत है और ये संविधान बना कैसे। बस यही सब इस चैप्टर में इसी चीज़ की चर्चा होगा, 3 चीज़ों का। कि सबसे पहला क्या है संविधान है क्या, दूसरा जिसकी जो चर्चा होगी कि हमें क्यों इसे हमें ज़रूरी है, और फिर ये लास्ट में फिर क्या तो बना कैसे, तो उसको भी देखते हैं। देखिए तो सबसे पहले समझते हैं कि ये संविधान है क्या, और उसके बाद देखेंगे जैसे कि संविधान है क्या। देखिए कि संविधान का मतलब क्या है, इसको समझने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है हमें। तो ज़रूरत को हम लोग क्या करते हैं तो महसूस कराते हैं। मान लेते हैं कि कोई देश है, मान लेते हैं और इसमें कोई भी संविधान नहीं है, मतलब संविधान नहीं है, कुछ भी नियम कानून नहीं है, संविधान नहीं है। एक देश है जिसमें कुछ भी नियम कानून नहीं है और क्या है तो संविधान नहीं है। लेकिन अब देखिएगा उसमें, अगर यदि नहीं रहेगा तो उसमें क्या होते हैं कि जो सबसे जो ताकतवर लोग रहेंगे वो किसी गरीब को या तो फिर किसी कमज़ोर वर्ग को दबा देंगे, और जो कमज़ोर रहेंगे तो उसको तो हक छीने। उसका मतलब क्या हो जाएगा ना कि जो गरीब जो लोग रहेंगे, जो ताकतवर नहीं रहेंगे,
उनका जो है जीना मुश्किल हो जाएगा समाज के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए संविधान है नहीं। संविधान मतलब क्या होता है समझिए पहले, कि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है एक तरह से समझ लीजिए पुस्तक ही हो जाता है। एक दस्तावेज है जिसमें भारत के सभी कार्य प्रणाली के बारे में लिखा गया है। ये कार्य प्रणाली, भारत की कार्य प्रणाली क्या है, इसको जब पूरे संविधान को प्रत्येक भाग को पढ़ेंगे धीरे धीरे, तब पूरा समझ में आ जाएगा कि इसमें कार्य प्रणाली की है। जैसे एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग कि ये भारत का सीमा कहाँ से कहाँ तक है, ये भी संविधान में ही लिखा हुआ है। फिर हम लोग का नागरिकता किस आधार पर मिलता है, हम लोग नागरिक किस लिए कहे जाते हैं भारत के, ये भी संविधान में ही लिखा हुआ है। हम लोग का मूल अधिकार क्या है, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। राज्य क्या काम कर सकती है, केंद्र सरकार क्या काम कर सकती है, कैसे देश का विकास हो सकता है, इन सब के बारे में यदि कहीं लिखा हुआ है तो संविधान में लिखा हुआ है। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि देश के सभी कार्य प्रणाली के बारे में जिस पुस्तक में लिखा गया हो उसी को क्या बोलते तो संविधान बोलते। संविधान समझ में आ गया कि संविधान क्या है। तो आप समझिए कि अगर यदि वो यदि किसी देश में नहीं रहेगा तो क्या व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए कुछ तो है नहीं, ना उसके प्रशासन है, ना थाना पुलिस, कुछ नहीं है। तो फिर क्या हो जाएगा? जो ताकतवर लोगों का राज हो जाएगा, जो कमज़ोर बोल रहे हैं उसको डुबा देंगे। तो इसके लिए हमें क्यों चाहिए? हमें चाहिए इसलिए फिर हमें क्या चाहिए इसके लिए? तो हमें चाहिए कानून। कानून किस लिए चाहिए? देखिए मान लेते हैं कानून बना रहेगा कि आप कोई एक व्यक्ति जैसे कि ताकतवर व्यक्ति किसी भी कमज़ोर व्यक्ति या तो फिर जो गरीब व्यक्ति उसके साथ कभी भी शोषण नहीं कर सकता, उसका दुर्व्यवहार नहीं कर सकता। वो अपने जगह में ताकतवर है तो अपना जगह रहे, जो गरीब है वो अपना जगह रहे। उसके लिए कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है, कोई उसके लिए कोई ये नहीं कोई उसको शोषण नहीं कर सकता है। ये चीज़ यदि कानून बना के लिख दे तो ये जो कानून जो हमने बताया, ये कानून भी तो कहीं ना कहीं कहाँ लिखा होगा? संविधान में लिखा होगा। तो समझ रहे कि संविधान का हमें ज़रूरत क्यों है? समझ में आ गया कि संविधान का हमें ज़रूरत क्यों है। तो आप समझ लेते हैं कि संविधान क्या है। संविधान वही होता है कि ऐसा दस्तावेज या पुस्तक जो किसी देश में क्या होता है, तो किसी देश में ये बताया गया रहता है। ठीक है, वो क्या होता है तो किसी देश में किसी देश की सभी कार्य प्रणाली के बारे में बताया गया रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। तो हमें ज़रूरत भी महसूस हो गया। यदि यही नहीं रहेगा ना तो फिर पूरा समाज में जो जितने भी गरीब लोग हैं या अमीर लोग हैं एक साथ सहमति से नहीं रह पाएंगे। फिर क्या हो जाएगा? तो ताकतवर लोगों का राज हो जाएगा। तो ये भी समझ में आएगा कि हमें ज़रूरत क्यों है। और उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि ये बना कैसे। तो इसको बहुत ये होता है, इसको लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि बना कैसे, इसी चैप्टर में देख लेंगे। तो सबसे पहले क्या है इसका जो पहला जो आपका सेक्शन है, पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर का, कि संविधान लोगों के बीच तालमेल बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है भाई? देखिए कि अब लोगों के बीच तालमेल बढ़ाता कैसे। देखिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं कि आप अपने किसी गांव में रहते होंगे या तो फिर किसी शहर में रहते होंगे। आप अपने गांव या शहर में जहां रहते होंगे वहां से आप देखिएगा, आपके मोहल्ला हो गया या तो फिर कुछ आपके मोहल्ला में ही देखिए, क्या सभी लोगों के विचार, क्या सभी लोगों के जो सोच है, सोचने की जो क्षमता है, जो सभी लोगों के सोच है, विचारने की जो क्षमता है, वो सभी का एक जैसा है? आप पाइएगा नहीं है, आपको मिलेगा ही नहीं। एक कोई आदमी मिलेगा जो बहुत सरल होगा, बहुत सीधा साधा होगा, तो बहुत क्या होगा, तो बहुत झगड़ीला भी हो सकता है। फिर कोई तो बहुत गुस्से टाइप का होगा, तो कोई चाहेगा कि सब कुछ हम ही हड़प लेंगे, ऐसा भी आदमी मिल सकता है। तो इन लोगों के बीच जब इतने विभिन्न विचार के जो लोग रहेंगे तो इनके बीच कैसे तालमेल या तो फिर सहमति बना के रहा जा सकता है? इसके लिए हमें क्या चाहिए? तो एक कानून की ज़रूरत पड़ेगी। हमें क्या पड़ेगी? हमें एक कानून की ज़रूरत पड़ेगी। उस कानून में ये लिखा रहेगा कि कोई भी व्यक्ति जो भी सोचना चाहे, उसका जितना भी सोचने का अधिकार है क्या है, वो अपना जगह में रहे, किसी के साथ वो भेदभाव नहीं कर सकता। इसीलिए जो संविधान क्या करता है, संविधान का जो पहला काम है कि लोगों के बीच तालमेल बढ़ाना होता है। पूरे देश में समाज का मतलब एक समझ लीजिए कि पूरा देश, समाज का मतलब आप समझ लीजिए पॉलिटिकल भाषा में कि पूरा देश की बात हो रही है। तो जो पूरा देश के लोगों के बीच में आपस में तालमेल बना के रखना ज़रूरी हो सकता है। क्यों ज़रूरी है? मतलब जैसे कि देखिए आप समझ में कि एक व्यक्ति का जो इच्छा है, एक व्यक्ति का जो ज़रूरत है, वो दूसरे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो इन सब के बीच में तो क्या, अगर संबंध तो बनते रहेंगे व्यक्ति में। ऐसा तो नहीं है कि हम अपना सीधे आदमी है तो हमें किसी व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और कोई ताकतवर व्यक्ति उसको भी किसी व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं ना हो सकता है। सभी को क्या है, एक दूसरे की ज़रूरत हो सकती है। तो
एक दूसरे की यदि ज़रूरत हो सकती है तो इन दोनों के बीच में तालमेल भी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़रूरत है उसका काम हम निकाल दिए, उसके बदले हमको कुछ दे दिया, वो हमसे उल्टा धमका रहा है, तो इसमें क्या हो सकता है, तो इसमें शोषण हो सकता है। तो ये शोषण का मतलब क्या होता है, किसी को दबा के रखना, धमका के रखना, ये सब होता है शोषण। तो आप समझ में आ गया कि ये तालमेल कैसे बढ़ाता है। देखिए, इसीलिए संविधान का जो पहला काम बताया गया है कि ये बुनियादी नियमों का ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के लोगों के बीच आपस में सहमति एवं विश्वास बना रहे। तो बुनियादी नियम बनाए। अब एक चीज़ होता है इसमें, देखिए, आप समझ तो लिए कि ये बुनियादी नियम बना के हम लोगों को, पूरा समाज के लोगों को आपस में तालमेल बना के रखेंगे। ठीक है, इसमें पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखिए, अब सबसे पहला जो चीज़ है, सबसे पहला जो आपके जो माइंड ये आना चाहिए, इसमें जो है ना, ये बुनियादी नियम, ये बुनियादी नियम, इससे दो सवाल होगा। दो सवाल क्या होगा कि पहला जो होगा कि ये बुनियादी नियम क्या है जिसके कारण लोग आपस में तालमेल एवं विश्वास बना के रह पा रहे हैं। ये भी तो हो सकता है, जैसे कि मतलब वो भी, जैसे कि बुनियादी नियम क्या है जिसके वजह से पूरा समाज में देखेगा, पूरा देश में देखेगा कि लोग आपस में तालमेल बना के विश्वास बना के रह पा रहे हैं, क्या चीज़ है। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ के बारे में क्या होता है, तो इसमें एक सवाल हो गया कि ये बुनियादी नियम है क्या, और दूसरा सवाल कि ये जो नियम है, ये नियम को बनाएगा कौन। पहला सवाल क्या है कि ये नियम क्या है, और फिर दूसरा क्या है कि इसको बनाएगा कौन, इन नियमों को बनाएगा कौन। मान लेते हैं संविधान जो हम लोग के दस्तावेज, वो तो बता दिया कि ठीक है नियम तो होना चाहिए, लेकिन संविधान ये तो नहीं ना कहता कि हम बना के दे देंगे। वो ये भी निर्धारित करता है कि हम नियम नहीं बनाएंगे, नियम कौन बनाएगा इसका भी हम निर्धारित कर दिए हैं। नियम कौन बनाएगा इसका भी हमें निर्धारित हम कर दिए हैं। तो इसके लिए क्या किया है, तो इससे कितने सवाल बन गए, दो। क्या होता है, बुनियादी नियम क्या है, और दूसरा इसको बनाएगा कौन। देखिए, बुनियादी नियम मतलब क्या होता है जानते हैं, बुनियादी का पता समझिए, बुनियादी क्या होता है। जैसे ये एक मंजिला घर हो गया, फिर दूसरा मंजिला हो गया, फिर ये हो गया तीसरा मंजिला। अगर ये मंजिला घर नहीं रहेगा, अगर ये वाला घर नहीं रहेगा, तो क्या ये और ये रह पाएगा, नहीं रह पाएगा। इस बुनियादी का मतलब क्या होता है, जड़ होता है। जैसे कि किसी पेड़ का क्या होता है, जड़ होता है। यदि किसी पेड़ का जड़ नहीं रहेगा तो वो पेड़ कभी भी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। तो इसीलिए बुनियादी का मतलब समझिए, बुनियादी नियम का मतलब समझिए कि समाज के लोग, देश के लोगों के बीच में सबसे पहले सहमति बनाना पड़ेगा। सहमति कैसे बनाना पड़ेगा भाई, ठीक है, अगर यदि ये बुनियादी नियम से यदि सहमति ही नहीं बना कर रहेंगे तो फिर आगे फिर कैसे होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ठीक है, कानून बनाने का अधिकार, जैसे कि हम लोग गांव में चुनते हैं, वार्ड मुखिया चुनते हैं, अपना नौकरी का सब जो निरीक्षण होता है, इन सब के बारे में जो आगे जो होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री कैसे काम करेगा, उसको हम कैसे चुनेंगे, प्रधानमंत्री का क्या काम रहेगा, इन सब के बारे में तो अगला तो नियम तो है ही। लेकिन यदि यही नियम नहीं रहेगा, यदि आपस में यदि लोगों के बीच में सहमति और ये रहेगा ही नहीं, सोच ही नहीं रहेगा, तो फिर वो सरकार कैसे बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए क्या है, सबसे पहला जरूरी यही है कि इसका मतलब समझिए कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए ये वाला बेस होना जरूरी है, उसके बाद ही आगे बढ़ सकता है। इसी तरह होता है कि संविधान में भी होता है कि समाज के बीच में पूरा तालमेल बनाना पड़ेगा, तभी ये जो है आगे और भी हम नियम थोप सकते हैं, आगे और नियम भी हम क्या होता है तो थोप सकते हैं। देखिए, पहले तो ये तो तालमेल बढ़ा दिया। एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझ में आ जाएगा ये और क्या है इसके बारे में, बुनियादी के बारे में। जैसे मान लेते हैं गांव में रहते होंगे या तो फिर शहर में, जैसे कि मुखिया का जो चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव, तो उसमें क्या कहा जाता है कि जिस मुखिया को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाएगा वो मुखिया वो जो प्रतिनिधि हैं, ऐसे समझिए, जो आदरणीय जो प्रतिनिधि हैं वो जीत जाएंगे। क्या होंगे, तो वो जीत जाएंगे। अब देखिए, वो तो बता दिया, लेकिन लोगों के मन में भी तो ये होना चाहिए कि हाँ भाई, ये मानेंगे हम लोग कि जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही जीतेगा। तो ये भी सहमति तो बना के रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, जीतने के बाद होगा कि ना हम तो सहमति बनाए नहीं किए हैं, कहाँ जीत का कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना फिर विचार से चलने लगे, ऐसे तो नहीं ना हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या है, सहमति बनाना होता है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये नियमों को, तो इसमें क्या कितने सवाल आ गए, दो। सबसे पहले क्या है कि ये नियम क्या है और नियम को बनाएगा कौन। तो इसका जो दूसरा जो टॉपिक, इसका जो सेकंड जो टॉपिक है, उसमें बताया गया कि निर्णय लेने की शक्ति।
उसको देखते हैं, उसमें नियम कौन बनाता है, फिर आगे की और हम लोग ये देखेंगे। चलिए दोस्तों, अगला जो इसका टॉपिक है उसको देखते हैं। क्या है, निर्णय लेने की शक्ति। इसमें क्या है, तो देखिए, निर्णय लेने की शक्ति का मतलब क्या होता है कि समाज के लिए कानून कौन बनाएगा। जो कानून हम पर लागू होगा, हम लोगों पर, आम जन पर जो कानून लागू होगा, वो कानून आखिरकार बनाएगा कौन। तो इसके बारे में वही चीज़ है निर्णय लेने की शक्ति। तो इसको पहले देखते हैं। देखिए क्या है कि आप लोग को सभी को मालूम है कि हम लोग का देश क्या है, लोकतांत्रिक देश है। और लोकतांत्रिक देश में क्या होता है, अधिकतर जो भाग क्या रहती है, जनता ही लेती है। तो जनता ही लेती है, क्या रहती है, मतलब हर चीज़ में क्या होता है, जैसे कि चुनाव में भाग लेगी जनता लेती है, तभी जाके प्रतिनिधि का चुनाव होता है। तो यदि सभी लोगों का अधिकार है लोकतंत्र में, शासन व्यवस्था में भाग लेने का, तो एक चीज़ बताइए, क्या मान लेते हैं कोई हमें को कानून बनाना पड़े, और यदि हम कानून बनाते हैं, अगर हम कानून बनाते हैं तो उस कानून को बनाने में क्या देश के सभी लोग भाग लेंगे? ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है कि देश के सभी लोग भाग लेंगे। तो इसमें लिए क्या करना पड़ता है कि लोगों के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, प्रतिनिधि का मतलब होता है हम लोग के, जैसे आम भाषा में हम लोग बोलते हैं नेता बोलते हैं जिनको, उन्हीं को बोलते हैं प्रतिनिधि। क्या होता है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही क्या बनाते हैं, तो कानून बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ये कानून बनाते हैं। ठीक है, अब इन प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे होता है, इसकी चर्चा चैप्टर 3 में है, इसको अभी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, कौन बनाएगा कानून, तो कानून बनाता है लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बनाते हैं कानून। तो ठीक है, तो देखते हैं इस सेक्शन में क्या क्या कहा गया है। सोवियत संघ में एक पार्टी का शासन चलता है। इसका मतलब समझिए कि सोवियत संघ एक देश है, सोवियत संघ जो देश है, जिसको आज हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं, जो अभी रूस जो है ना देश, वही पहले सोवियत संघ नाम से जाना जाता था। 1991 के बाद से सोवियत संघ देश का नाम रसिया हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, एक पार्टी का शासन चलता है। उसमें हम लोग के जैसा नहीं होता। जैसे कि हम लोग के देश में क्या है कि हम लोग के देश में 4-5 पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, 4-5 ही नहीं है, 4-5 जब बहुत सारी पार्टियाँ हैं, लेकिन जिस पार्टी की सरकार बन जाती है उसी पार्टी का शासन चलता है। अब बाकी लोग क्या होता है, विपक्ष में रहते हैं। लेकिन ऐसा व्यवस्था रसिया में नहीं है वर्तमान में, क्या ये सोवियत संघ में नहीं है। वहाँ पे क्या होता है, एक ही पार्टी शासन करती है, उसमें वहाँ चुनाव उनाव होता नहीं। क्या होता है, एक ही पार्टी शासन करती है। ठीक है, और दूसरा चीज़ है कि अभी आप बात किए थे कि देश के हर एक मुद्दे में क्या जनता ही भाग लेगी। तो ये एक समय होता था, क्या होता था, एक पद्धति है, उसमें होता था कि देश के हर एक मुद्दे में, मान लें कोई कानून बनाना हो, कोई दंगा हो गया, कुछ भी काम हो गया, तो देश के हर एक जनता भाग लेती थी। किस पद्धति में, तो देखिए किस पद्धति में, प्राचीन यूनान पद्धति के अनुसार देश के हर एक मुद्दे पर देश के सभी लोग भाग लेते थे। क्या होता है, प्राचीन यूनान पद्धति जो है उसमें क्या होता था कि हर एक मुद्दे में, देश के हर एक मुद्दे में, चाहे कुछ भी करना हो, कानून बनाना हो, कोई भी बाहरी अटैक हो गया, बाहरी हमला हो गया, कुछ भी हो गया, हर एक मुद्दे पर देश के सभी लोग भाग लेते थे। किस में लेते थे, प्राचीन यूनान पद्धति जब था उसमें लेते थे। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये क्वेश्चन में आ सकता है एक ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो फिर देखते हैं, और फिर क्या हो गया, तो इसके बाद जो संविधान का दूसरा जो काम रह गया, क्या है कि संविधान का दूसरा काम है समाज में नियम कौन बनाएगा और उसका निर्धारण करना, एवं सरकार कैसे बनेगी इसका भी निर्धारण करना। ये होता है संविधान का दूसरा काम। पहला काम तो वो क्या था, वो लोगों के बीच तालमेल बढ़ाने का। दूसरा काम क्या हो गया कि नियम कौन बनाएगा समाज के लिए, उसका निर्धारण करना, एवं सरकार कैसे बनती है हमारे देश में उसका निर्धारण करना। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आएगा। तो फिर देखते हैं फिर अगला टॉपिक को। अगला जो टॉपिक है इसको देखते हैं, क्या है कि सरकार की शक्ति पर सीमा। तो इस जो टॉपिक है इस पर बेसिकली कितना है, 2 बातें हम लोग को देखना है, बहुत ज़रूरी है। 2 बातें क्या है कि जैसे कि मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, उसमें उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं आप रहते हैं, आपको पूरा बोलने का, मतलब आपको बोलने का अधिकार दे दिया है संविधान। ठीक है, आपको बोलने का आज़ादी है, लेकिन दूसरा व्यक्ति है उसको भी बोलने का आज़ादी है। अब एक बात पता है, आपको यदि बोलने का आज़ादी है तो क्या आप कुछ भी बोलिएगा, तो किसी को तो गाली भी दे सकते हैं,
और दूसरा जो व्यक्ति वो भी क्या होगा, तो किसी को अभद्र भी बोल सकता है, गाली भी दे सकता है। तो इन सब में एक नियम ये बनाना पड़ेगा कि जो लोग हैं वो अपने ही अधिकार का उपभोग करेंगे। जो अपना जो मूल अधिकार है, जो आपका जो अधिकार दिया गया है, उसका आप इतना ही उपयोग कीजिएगा जिससे दूसरे को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि कुछ भी है, आपको मान लो बोलने का अधिकार दे दिएगा, तो बोलने का अधिकार है तो कुछ भी थोड़े बोल दीजिएगा, कुछ भी थोड़े बोल देगा, किसी को भी गाली वाली नहीं दीजिएगा। तो ये होता है चीज़ होता है। मान लो आपको चारों तरफ घूमने का आज़ादी है, ठीक है, मान लेते हैं, और चारों तरफ घूमने का आज़ादी है, फिर कहीं घूमिएगा नहीं घूम सकते हैं। जहाँ पे लोगों को दिक्कत नहीं हो, दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाए बिना आप अपना अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को चोट पहुँचाए, उसका हानि पहुँचाए बिना आप अपने अधिकार का क्या है तो क्या कर सकते हैं, तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। तो यही बताता है इसमें कि सबसे पहला जो बात यह है कि लोगों के बीच में जो स्वतंत्रताएं दी गई है वो एक दूसरे के लोग ही ना छीन ले, वो नहीं छीन ले। मान लेते आपका बोलने का बहुत ज़्यादा अधिकार है, तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली उली जो मन में आया वो बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरे व्यक्ति भी नहीं बोल सकते। तो इसमें क्या होगा कि लोगों के बीच में क्या है, तो ये समन्वय है। तो ये जो है ये गवर्नमेंट ये क्या करती है, सरकार क्या करती है, तो सरकार का काम यही है पहला। और दूसरी चीज़ और एक चीज़ देखते हैं कि मान लेते हैं कि सरकार जो हमने बनाया, सरकार हम लोग बनाए। दूसरी बात देखिए, सरकार जो हम लोग देखते हैं, सरकार जो हम लोगों ने बनाया, जो हम लोगों ने चुना, ठीक है, अब वो तो कानून बनाएंगे क्योंकि उनको हम चुना ही है कानून और सब कुछ देश को ये करने के लिए। तो वो क्या करेंगे, तो कानून बनाएंगे। तो मान लेते हैं कि कुछ कानून बना दी, कानून ऐसा बनाई कि आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए ये बोल रहे हैं, इसको आप सीरियस में नहीं लीजिएगा। हम एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं कि ऐसे मान लेते ऐसा कोई बनता नहीं है, लेकिन हम बस इसे समझाने के लिए ले रहे हैं। मान लेते वो कानून बनाई, आप अपने राज्य से दूसरे राज्य में नहीं जा सकते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये जो कानून बना रही है गवर्नमेंट, ये जो सरकार, ये हमारे लिए खतरा है, या तो फिर मेरा अधिकार को जो है छीन सकता है? क्यों हम नहीं जा सकते दूसरे राज्य में? ऐसा भी तो क्यों हम नहीं जा सकते हैं? तो इस सब चीज़ों के लिए क्या करता है, तो सरकार भी अपने मनमर्जी कानून ना बना सके, ये भी कौन निर्धारित कर देता है? संविधान। इसमें बता देता है कि क्या होता है कि सरकार जो है, सरकार को भी सीमा निर्धारित कर देता है कि आप इतना ही कानून बनाइएगा जिससे लोगों की जो अपने मूलभूत जो अधिकार है, मूल अधिकार क्या है, तो देखिए मूल अधिकार जो है ना, इसको चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे क्या है मूल अधिकार, ठीक है। यहाँ पे क्या है, तो सरकार को जो है, सरकार को यह बताया गया है कि उतना ही वो अपना कानून बना सकते हैं जिससे लोगों के बीच में लोगों का जो शक्ति है, उसका जो अधिकार है, उसको ना छीन सके। बस ये होता है। तो ये क्या हो गया, तो सरकार के ऊपर शक्ति बांधने का मतलब क्या होता है, तो सरकार के ऊपर शक्ति बांधने का जो मतलब है यही है कि क्या है कि आप आम नागरिकों या कोई भी नागरिक को आप उनके अधिकार को छीन नहीं सकते हैं। मान लेते सरकार बनी, उसको जो मन में आया कानून बना दिया, आप आपका ज़मीन जो है, अब जिस जगह में आपका घर है वो ज़मीन आपका नहीं रहेगा, सरकार को जाएगी 2 साल के बाद आपका सब ज़मीन ले। तो ऐसा नहीं ना कर सकते। ये होता है सरकार के ऊपर सीमा बांधना। और क्या होता है, तो यही होता है सरकार के ऊपर सीमा बांधना। तो क्या होगा, तीसरा काम देखिए, संविधान का तीसरा काम क्या है, वह सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों की कोई सीमा निर्धारित करे। जो अभी बताए, ये सीमाएं इन रूप में मौलिक अधिकार होंगे जो सरकार भी अब उन कानूनों को उल्लंघन नहीं कर सकती है। इसका मतलब समझ में आ गया कि ऐसा कानून हो सकता है जो सरकार भी नहीं छीन सकती, ऐसा अधिकार, मतलब क्या समझिए, ऐसा अधिकार जो सरकार भी नहीं छीन सकती है और कोई भी व्यक्ति भी नहीं छीन सकती है। तो ये होता है मूल अधिकार। और इन मूल अधिकार कि क्या उसका कौन गारंटी लेता है, तो हम लोग का संविधान में ही बता देता है कि कोई भी सरकार आए या जाए कोई मतलब नहीं है, वो अपने सीमा पर ही कानून बना सकती है। किसी भी लोगों के बीच में वो कानून नहीं, ऐसा कानून कभी नहीं बना सकती जिससे लोगों का जो अधिकार है उसको छीना जाता हो, या लोगों को जो आपस में जो रहने में दिक्कत हो वो दिक्कत हो रहा हो, ठीक है। तो ये तो हम लोग को समझ में आ गया कि सीमा क्या होगा, सरकार की शक्ति पर सीमा। तो अगला जो ये मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार क्या है, इसको हम चैप्टर 2 में पढ़ लेंगे। मौलिक अधिकार और जो सरकार का जो तीसरा काम है ये है कि संविधान का जो तीसरा काम ये है कि सरकार के ऊपर सीमा लगाना, ठीक है। तो चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला जो टॉपिक उसको देखते हैं कि क्या है कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। समाज की आकांक्षा और लक्ष्य का मतलब क्या है, तो समझिए पर सबसे पहले क्या है। देखिए कि मान लेते कोई एक संविधान है, उसमें सिर्फ ये लिखा गया हो
कि उसमें केवल सरकार का चुनाव हो सकता है, मतलब सरकार को आप चुन सकते हैं, उससे आप शासन करा सकते हैं। बस एक ऐसा संविधान जिसमें केवल ये लिखा हो कि लोग सरकार को चुन सकती है और सरकार लोगों पर शासन कर सकती है। उन लोगों के प्रति सरकार, अब उसको समझिएगा, उन लोगों के प्रति सरकार जो है वो कुछ भी नहीं करेगी। जैसे कि अभी हम लोग के ज़माने में अभी के समय में क्या हो रहा है, इसको समझते हैं। पर सबसे पहले उसको समझते हैं कि उस, जैसे कि एक सरकार, लोग जो है सरकार को चुनी और चुनने के बाद वो सरकार क्या लोगों का केवल और केवल क्या करेगी, शासन करेगी बस, और कुछ नहीं करेगी। उसके अलावा और कुछ नहीं। उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई योजना नहीं पास करेगी, ना शिक्षा, ना कुछ, ना घर चावल, ये सब कुछ नहीं देगी, मान लेते हो। ठीक है। तो इस तरह के संविधान 20वीं शताब्दी से पहले हुआ करता था। इस तरह के संविधान जो है वो क्या है, 20वीं शताब्दी से पहले हुआ करता था। तो क्या है 20वीं शताब्दी? 20वीं शताब्दी उसे कहते हैं, 20वीं शताब्दी क्या होता है कि 1901 से लेकर के 2000 तक के साल को 20वीं शताब्दी कहा गया। 1901 से लेकर के 2000 तक के सालों को 20वीं शताब्दी कहा गया। तो इससे पहले, इसका मतलब 1901 से पहले के जितने संविधान बने होते थे उसमें केवल और केवल क्या लिखा होता था, उसमें केवल और केवल क्या होता था कि जनता केवल सरकार को चुनती थी और सरकार केवल जनता का शासन करती थी। उसके अलावा और कुछ नहीं करती थी, विकास भी नहीं करती थी, सड़क उड़क कुछ नहीं, मान लेते हैं उदाहरण में। लेकिन अभी के समय में क्या है कि 20वीं शताब्दी के समय का या उसके बाद का संविधान, 20वीं शताब्दी का मतलब क्या, 1901 से लेकर के 2000 तक के जितने संविधान मतलब बने हैं पूरा विश्व में, पूरा दुनिया में, उन सब में अब क्या कहा गया है कि सरकार लोगों की शासन तो करेगी लेकिन समाज की जो इच्छा है, उसकी जो आकांक्षा है, उसको भी ध्यान में रखेगी। उदाहरण के लिए समझते हैं कि हम लोग तो अपना सरकार को तो चुनते हैं और सरकार हम पर शासन भी करती है, लेकिन इसके अलावा सरकार हम लोग के लिए काम भी तो कर रही है। जैसे कि फ्री का चावल दे रही है पूरा देश में, घर दे रही है पूरा देश में, जैसे कि इलाज के लिए फ्री योजना चला रही है, सड़क बना रही है। ये सब तो हो रहा है इस अभी के ज़माने में संविधान में। लेकिन ये सब जो सुविधाएं दे रही है जो शासन करने के अलावा, ये सब सुविधा गवर्नमेंट सरकार जो वो पहले वाले संविधान में नहीं करती थी। पहले सब वाले संविधान का मतलब क्या है कि 20वीं शताब्दी के पहले जितना संविधान बना उसमें ये सब व्यवस्था नहीं था। 20वीं शताब्दी में जो संविधान बना और उसके बाद जितना संविधान बना उसमें अब कहा दिया गया, जैसे कि क्या हो गया, हम लोग का भारत का संविधान देखिएगा, भारतीय संविधान में हम लोग का भारत का संविधान कम बना है 1951 में। 1951 में क्या हो गया, देखिए आप, 1901 से लेकर के 2000 के बीच में आ जाता है 1951। तो हम लोग का जो संविधान बना वो किस में बना, 20वीं शताब्दी में बना। अब 20वीं शताब्दी में जब बन गया तो इसी में हम लोग क्या है, तो आकांक्षा और लक्ष्य जो जुड़ा हुआ है। जैसे कि चुनाव तो हम लोग तो सरकार को तो चुनते ही हैं, शासन तो करते ही है, उसके अलावा सरकार बहुत कुछ तो काम करे, गरीबों के लिए शिक्षा बांट रही है, चावल वावल जितना भी होता है बांट रही है। तो ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ऐसा संविधान क्या है, इन संविधानों को कहते हैं जो समाज की आकांक्षा और लक्ष्य को ध्यान में रख रही है। इसीलिए क्या कहते हैं, समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। तो समाज की आकांक्षा और लक्ष्य जो है वो क्या संविधान पूरा करता है? तो हाँ, वो क्या करता है, तो वो करता है, समाज की बोल रहा हूँ, पूरा व्यक्ति का नहीं, समाज की। व्यक्ति और समाज में बहुत अंतर है। ठीक है। तो अगला जो चीज़ है, तो हम लोग का भारतीय संविधान, हम लोग का भारतीय समाज का क्या लक्ष्य है उसको तो देखते हैं। तो भारतीय समाज का जो लक्ष्य रहा है, क्या रहा है कि भारतीय समाज का लक्ष्य है कि जातिगत भेदभाव नहीं होना चाहिए। सही है। हम लोग का देश में क्या होना चाहिए कि जातिगत जो भेदभाव भी हो रहा था पहले, वो नहीं होना चाहिए, ये लक्ष्य है। उसके बाद और भी बहुत कुछ बातें हैं, उसको भी। तो चलिए दोस्तों, उसका जो अगला जो पॉइंट है उसको देखते हैं। उसका अगला पॉइंट देखिए क्या है, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने सरकार से जातिगत भेदभाव खत्म कराया। इसका मतलब क्या है, देखिए, दक्षिण अफ्रीका क्या है, एक देश है। दक्षिण अफ्रीका क्या है, एक देश है। वहाँ क्या होता था कि जातिगत भेदभाव होता था। वहाँ क्या होता था, जातिगत भेदभाव होता था। तो जातिगत भेदभाव होता था, तो वहाँ के लोगों ने सरकार को इतना ताकतवर बनाया कि वो जातिगत भेदभाव को ख़त्म कर सके। तो वही किया उन्होंने, क्या कि सरकार से जातिगत भेदभाव जो होता था दक्षिण अफ्रीका में, वो ख़त्म करा दिया, मतलब ख़त्म करा दिया। ठीक है। तो
ये हो जाता है दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें मिल गए। और दूसरा अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि संविधान निर्माताओं की इच्छा क्या थी। सबसे पहला चीज़ और एक चीज़ है इसमें कि संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि समाज के सभी लोगों को बुनियादी चीज़ें जैसे शिक्षा सहित भौतिक वस्तुएं मिलना चाहिए, जिससे समाज के सभी लोग गरिमा एवं आत्मसम्मान से भरा जीवन सीख सकें। भौतिक वस्तुएं का मतलब क्या हो सकता है कि थोड़ा बहुत सरकारी सहायता हो सकता है, जिसके वजह से वो क्या हो अच्छा से थोड़ा बहुत जो है ज़िंदगी जी सके। शिक्षा जो है वो फ्री मिलना चाहिए, ये सब बताया गया है। ये थी संविधान निर्माताओं की इच्छा। तो क्वेश्चन में आ सकता है कि संविधान निर्माताओं की इच्छा की थी, तो ये सब थी संविधान निर्माताओं की इच्छा थी कि सभी लोगों को, समाज के सभी लोगों को क्या होना चाहिए, थोड़ा बहुत बुनियादी चीज़ें मिलनी चाहिए, जिससे कि वो क्या है अपना सब गरिमा व आत्मसम्मान से भरा हुआ ज़िंदगी जो है क्या जी सके, ठीक है। तो अब आते हैं देखने संविधान का चौथा कार्य। तो इसमें यही वाला है कि क्या होता है कि समाज की आकांक्षा और लक्ष्य, तो ये सब जो पूर्ति कर रहा है संविधान, ये सब जो पूर्ति कर रहा है संविधान, ये क्या होता है, तो संविधान का चौथा कार्य हो गया। चौथा कार्य क्या हो गया संविधान का चौथा कार्य, वो सरकार को ऐसे शक्ति प्रदान करे जिससे समाज में लोगों की इच्छाओं की पूर्ति एवं एक अच्छा समाज की स्थापना कर सके। लोगों की जो बुनियादी इच्छाएं हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी पूरी करने के साथ साथ एक अच्छा समाज, एक अच्छा देश का निर्माण कर सके, ये इनकी इच्छा थी। क्या ये संविधान का चौथा काम है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं कि ये आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, इसका जो बाकी जो जितना भी और बचा हुआ है बाद में कि संविधान कैसे बना, क्या क्या होता है, तो इसको क्या करेंगे, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जाएगा उसमें हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।